नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की जो क्लास है वो भी आपका मैराथन न्यूट्रिशन साइंस का सेट रहेगा और चैनल पे आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट और प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हमारी चल रही है मैराथन क्लासेस, जिसमें हम कभी टॉपिक वाइज भी चीज़ें लेके चल रहे हैं और कभी हम मिक्स क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। तो आज की जो क्लास है वो हमारी डायबिटीज़ की है और इस जो अभी हमने आज कल या 2-3 दिन अभी हमारी और क्लासेस चलेंगी, उनमें हम मिक्स क्वेश्चन इसलिए नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है काफ़ी वाइडर है और इनसे ही इतने प्रश्न बन जा रहे हैं कि हमें दूसरा टॉपिक इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आप लोगों से एक बार मेरा फिर से निवेदन रहेगा कि जो भी बच्चे देखें वो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आप जानते हो एक यूट्यूब वगैरह ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अगर आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करोगे तो हम यहाँ पर कह सकते हैं सरवाइव नहीं कर सकते, जीवित नहीं रह सकते। हम कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ही हमें आगे लेकर जाता है। हमारी मेहनत यहाँ कोई मायने नहीं रखती है। तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए इतनी सी मेहनत करेंगे। हमें मालूम है आपके फ़ोन की मेमोरी फुल बिल्कुल नहीं होगी सब्सक्राइब करने से। क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल हमारी क्लास होगी आरडीए की, तो बिल्कुल थोड़ा बहुत पढ़ के आइएगा क्योंकि आरडीए एक ऐसा टॉपिक है जो सोचो तो इजी होता है अगर आप ध्यान से उसे समझ लो, और नहीं तो इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत पढ़ के आएंगे और थोड़ा आप कल पढ़ेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मतलब चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी और आपका क्लास मतलब आरडीए आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हम क्लास कंटिन्यू करें। ओके, मधुमेह रोग इंसुलिन हार्मोन के डैश श्रावण से होता है। ए है कम, बी है अधिक, सी है बहुत अधिक, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो मधुमेह जो रोग होता है वो कब होता है? जब क्या होता है, श्रावण जो होता है कम होता है। किसका? इंसुलिन का। इंसुलिन का जब कम श्रावण होने लगे, या अल्प श्रावण भी लिखा मिल सकता है, अल्प श्रावण, इन शब्दों को ध्यान रखिए, ऐसे भी शब्द मिल सकते हैं, या फिर निम्न श्रावण। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं मधुमेह का होना। ठीक है, मधुमेह को आप जानते हो क्या कहते हैं? डायबिटीज़ मेलाइटिस, या फिर हिंदी में बोले तो इसे चीनिया पेशाब कहते हैं। ठीक है, चीनिया पेशाब क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है और ग्लूकोज एक तरीके का शुगर होता है जो कि आपको पता है मोनो कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। शुगर क्या है? मोनो कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका एक टाइप है। ठीक है, तो शुगर को चीनिया पेशाब भी कहते हैं, डायबिटीज़ को, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे तो हम कहेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं। किस प्रकार की ये समस्या है? एक क्या समस्या है? एक मेटाबॉलिज्म संबंधी समस्या है, चयापचय संबंधी समस्या है। और मेटाबॉलिज्म, चयापचय से संबंधित अगर आपको क्वेश्चंस समझने हैं, आप आज नए आए हो हमारे चैनल पर, तो जो कल वाला मैराथन है, परसों वाला मैराथन है, इनमें आपको इस पूरा चयापचय समझ में आ जाएगा। तो मधुमेह रोग में आपको क्या होता है? इंसुलिन की कमी हो जाती है। इतना क्लियर हुआ? चयापचय संबंधी रोग है किसका? मतलब कार्बोज का चयापचय यहाँ पर ठीक से नहीं हो पाता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है, सामान्यतः मधुमेह रोग किस प्रकार का रोग है? ए है अमुक्तिदायक रोग, बी है जीवन पर्यंत चलने वाला रोग, सी है मृत्यु के साथ रोग का अंत, डी है उपर्युक्त सभी। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं मधुमेह की, मधुमेह एक ऐसा रोग है यदि लग जाता है एक बार तो इससे अमुक्ति नहीं मिलती है, बल्कि आपको दवाइयों के ऊपर, अपने खान पान को लेकर चेंज करना पड़ता है, व्यायाम एक्सरसाइज करना पड़ता है, तब जाकर क्या है आप इससे सेफ रहते हो। लेकिन मधुमेह ख़त्म नहीं होता है। आपके घर में, आपके आसपास ज़रूर डायबिटिक लोग होंगे और उनका परमानेंट ट्रीटमेंट चलता है। क्यों? क्योंकि वो परमानेंट ट्रीटमेंट ही उनकी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखता है, क्योंकि ये एक ऐसा रोग है जिसको आप जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते हो। बहुत से लोग दावे करते हैं कि हाँ हम जड़ से ख़त्म कर देंगे। वो अपवाद हो सकते हैं, कुछ लोगों को फ़ायदा कर सकता है, नहीं, लेकिन जो रिसर्चेस कहती हैं वो ये कहती हैं कि डायबिटीज़ से मुक्ति नहीं मिलती है, बस आप कंट्रोल रख सकते हो उसको। ठीक है, ओके। बी है जीवन पर्यंत चलने वाला रोग। जब हमारे लिए मुक्ति ही नहीं मिल रही है तो फिर तो जीवन पर्यंत ही चलेगा और मृत्यु के साथ ही इस रोग का अंत होगा। बिल्कुल, तो डी ऑप्शन हमारा जो है यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं
कि किस एज में ज़्यादा संभावना रहती है, तो 50 से 60 वर्ष में जो है आपको इस रोग की ज़्यादा समस्या रहती है। ठीक है, मेनली ये इसी एज में होता है, 50 से 60 वर्ष। हालांकि हम अगर बात करें तो आजकल तो 50-60 साल तक लोग जीवित ही नहीं रहते, लेकिन हाँ भाई जो आंकड़े दिए हैं हमें किताब के हिसाब से आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले जो रोग होता है डायबिटीज़ का, वो ये कहते हैं वंशानुगत होता है। ओके, बात करेंगे हम किसकी, यहाँ पर एक चीज़ और बतानी थी, सामान्य ब्लड का जो शुगर होता है होना कितना चाहिए। ठीक है, सामान्य, ठीक है ये सामान्य है। ओके, सामान्य ब्लड शुगर कितना होना चाहिए, तो हमेशा याद रखो 80 मिलीग्राम DL से लेकर कितना 130 मिलीग्राम DL तक होना चाहिए। ये अमाउंट लिख लेना, ये पूछा जाता है आपको। ठीक है, ओके, कौन सा 80 टू 130 मिलीग्राम DL होना चाहिए किसके, रक्त में आपके शुगर की मात्रा। ओके, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है। ए है क्लोन ग्रंथि, बी है एड्रेनलिक ग्रंथि, सी है थायराइड ग्रंथि, डी है यकृत। तो सॉरी यहाँ पर जो आंसर आपको बताना है डी यकृत, मतलब डी ऑप्शन क्या है, यकृत है। तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है क्या है, ए होगा क्लोन ग्रंथि। जो क्लोन ग्रंथि आंसर जो है यहाँ पर सही होने वाला है। आगे हम अगर बात करें जो इंसुलिन का निर्माण भाई निकलता है क्लोन ग्रंथि से, भाई स्राव हो रहा है कहाँ से, क्लोन ग्रंथि से। इंसुलिन का निर्माण अगर पूछा जाए तो आप जानते हो अग्नाशय की, ठीक है, अग्नाशय की किससे होता है, अग्नाशय में जो लैंगरहैंस की दूपिकाएँ होती हैं या बीटा सेल होती हैं जो, ठीक है, लैंगरहैंस की जो दूपिकाएँ बोला जाता है इनको, हैंस की दूपिकाएँ। ओके, लिख दे रही हूँ मैं, दूपिकाएँ। ओके, उनकी किस सेल से निकलता है, ये बीटा सेल से ये देखने को मिलता है, मतलब निकलता है, उसी के द्वारा ये मतलब निकलता है। और रास्ता कौन सा बनाता है, क्लोन ग्रंथि, क्लोन ग्रंथि के माध्यम से ये जो है निकलता है। ओके, बात करेंगे आगे 4 की। क्वेश्चन है 4, इंसुलिन के अभाव में ग्लूकोज पर प्रभाव पड़ता है। ए है ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है, बी है ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं होता है, सी है केवल बी, डी है ए बी दोनों। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी ऑप्शन, केवल बी। ऐसा क्यों होगा, अगर इंसुलिन जो होता है हमारे शरीर में कम स्रावित होता है, तब जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, इसलिए केवल बी हम यहाँ पर आंसर करेंगे। अब हम इस थोड़े प्रोसेस को समझ लेते हैं। देखो हमारा क्या होता है, हमारे शरीर में अग्न्याशय पाया जाता है, उनसे क्या होता है एक हार्मोन निकलता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। ठीक है, और कैसा हार्मोन है पूछा जाए तो ये अंतस्रावी हार्मोन है। ठीक है, क्योंकि अंदर ही अंतस्रावित होता है, तो ये अंतस्रावी हार्मोन है। ये क्वेश्चन वैसे इजी है, लेकिन ऐसा है एकदम पूछ लेते हैं तो चीज़ें नहीं समझ आती हैं। एग्जाम में हॉल में बैठे हो तो बहुत सारे प्रेशर होते हैं, तो पढ़ते रहोगे तो चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। तो अंतस्रावी हार्मोन होता है, क्या होता है, इंसुलिन। तो कहाँ से निकलता है, अभी जस्ट हमने बताया जो लैंगरहैंस की दूपिकाएँ होती हैं, सेल ऑफ आइसोलेट होती हैं, वहाँ से ये सीक्रेट होता है, निकलता है। और कौन सी ग्रंथि बताई थी अभी मैंने, क्लोन ग्रंथि के माध्यम से ये बाहर निकलता है। ठीक है, तो इंसुलिन क्या होता है, कार्बोज के चयापचय में को क्या करता है, नियंत्रित करता है। भाई इंसुलिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के चयापचय को, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। और जैसे ही रक्त में क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा, प्रोसेस को समझना, थोड़ा सा यहाँ पर समझा दूंगी तो प्रश्न ईजी हो जाएगा। तो क्या होता है, ग्लूकोज की यहाँ पर जैसे ही मात्रा बढ़ती है, भाई ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हुआ, सॉरी कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हुआ, अब ग्लूकोज क्या होगा, बढ़ा। ठीक है, ग्लूकोज बढ़ा शरीर में आपके। ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपल फॉर्म क्या है, ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी, अब क्या होगा, क्योंकि जब आपके शरीर में इंसुलिन होगा तो इंसुलिन हार्मोन क्या होगा, ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा को कहाँ ले जाएगा, यकृत में ले जाएगा। ओके, अब ये यकृत में ले जाएगा, क्यों, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है यहाँ पर यकृत में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन में ये कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अब ग्लाइकोजन में तो तब कन्वर्ट होगा ना ग्लूकोज, जब आपके पास इंसुलिन होगा। अब यहाँ पर समस्या ये है कि इंसुलिन का सही से स्राव ही नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, ये ग्लूकोज की जो अधिकांश मात्रा है वो आपके रक्त में घूमने लगेगी। ठीक है, रक्त में ये घूमने लगेगी और इसकी वजह से क्या होगा, ये मूत्र के माध्यम से बाहर निकलने लगता है। ओके, इतना प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे पूछा जाए, अभी हमने जस्ट आपको बताया कितना 80 से 130 मिलीग्राम तक जो होता है 100 ml ऑफ ब्लड हमारे शुगर रहता है।
ठीक है। 100 ml ब्लड में कितना 80 से 120 या 130 आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 100 ml में इतना ब्लड आपके रहता है। लेकिन ग्लूकोज की कंडीशन में पूछा जाए तो ये मात्रा कितनी 80 से 120 तक 80 से 180 मतलब अभी हमने बताया 80 से 120 होती है। यहाँ पर क्या होता है 180 तक ये बढ़ जाती है। ठीक है, 180 मिलीग्राम से अधिक हो जाती है ग्लूकोज की मात्रा बढ़कर। कितनी? ग्लूकोज की मात्रा 180 से मतलब 80 से 180 पर पहुंच जाती है। और अगर क्या होता है इस समय मतलब कंडीशन और ज़्यादा हाई जाती है तो मधुमेह में ग्लूकोज की मात्रा कहाँ तक पहुंच जाती है? 600 मिलीग्राम तक। ठीक है, अधिकतम कहाँ तक पहुंच जाती है? 600 मिलीग्राम तक पहुंच जाती है। इसके बाद तो फिर व्यक्ति की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो 80 से लेकर 600 तक पहुंच जाता है 100 ml ऑफ ब्लड। ओके, लेकिन नॉर्मल कितना रहना चाहिए? 80 से 120 या 130 ज़्यादा से ज़्यादा, इतना नॉर्मल माना जाता है। तो इतना आपका क्लियर हुआ। यहाँ पर भी सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंसुलिन कार्बोज की गैस क्रिया से अत्यधिक संबंध रखता है। ए है एनाबॉलिज्म, बी है कैटाबॉलिज्म, सी है मेटाबॉलिज्म, सी है निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इंसुलिन होता है वह संबंध रखता है किससे? मेटाबॉलिज्म से। सी सही होगा। और मेटाबॉलिज्म के दो प्रकार हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ठीक है, जब भोजन टूटता है तो उसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं, टूटकर सिंपल फॉर्म में आता है उसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। जब टूटकर अपने सिंपल फॉर्म में आता है, जैसे एमिनो एसिड में प्रोटीन बन जाता है, प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और एनाबॉलिज्म वो बात जो चीज़ परिवर्तित हो गई, मान लो जो एमिनो एसिड है, जो आपका ग्लूकोज है, एनाबॉलिज्म क्या होगा? वो आपके शरीर में, कोशिकाओं में, ऊतकों में जो भी आंतरिक कार्य है उनमें क्या करेगा? ऊर्जा देने का काम या फिर निर्माणकारी कार्य शुरू कर देगा। ठीक है, निर्माणकारी जो ऊतकों की टूट फूट है उनकी मरम्मत करना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती है, उसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के दो प्रकार हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? अभी हमने जो क्वेश्चन था वो क्या है, उसका आंसर सी है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है से संबंध रखता है। जो एक मधुमेह रोग है वो कार्बोज के चयापचय संबंधी ही रोग है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, अब बात आती है कि कार्बोज के चयापचय पे प्रभाव डालता कौन है। तो हमने कहा कि भाई इंसुलिन की कमी की वजह से कार्बोज का चयापचय नहीं हो पाता, लेकिन इंसुलिन का अल्पश्रावण क्यों हो रहा है? भाई उसका भी तो कोई ना कोई लॉजिक होगा कि ऐसे ही इंसुलिन के मन में आया कि हमें नहीं बहना है। ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं, कुछ ना कुछ लॉजिक होता है ना कि भाई इंसुलिन की कमी क्यों हुई। ठीक है, तो पहला है एक जो अग्रपीयूषिका होती है, अग्रपीयूष ग्रंथि होती है, अग्रपीयूष ग्रंथि होती है जिसे हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी। और साथ ही साथ दूसरी होती है अधिवृक्क, जिसे हम कहते हैं एड्रीनल। मैं इंग्लिश में ही लिख दे रही हूँ, एड्रीनल इसको कहते हैं। ठीक है, एड्रीनल। दूसरी होती है एड्रीनल। तो ये दोनों क्या करते हैं? इन दोनों हार्मोन का जो प्रभाव पड़ता है कार्बोज के चयापचय पे, तभी जाकर इंसुलिन क्या होता है? सीक्रेट होना कम हो जाता है या बंद हो जाता है, और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होता है, जो कंडीशन बहुत ज़्यादा विपरीत चली जाती है। तो ये दो जो आप ध्यान रखिएगा कि दो जो ये ग्रंथियाँ हैं, इनसे जो हार्मोन निकलते हैं वो इंसुलिन के स्रावन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अग्रपीयूष ग्रंथि जो है और एड्रीनल ग्रंथि है, ये इंसुलिन के काम को प्रभावित करती हैं। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, मधुमेह के लक्षण है अधिक प्यास का लगना, बी है भूख का बढ़ना, सी है सूजन संबंधी विकार, डी है उपयुक्त सभी। तो मधुमेह के कोई एक दो लक्षण नहीं होते भाई, मधुमेह के कई सारे लक्षण हैं, जिसमें हम ये 3 भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अधिक प्यास लगेगी, अधिक प्यास लगने को हम कहते हैं पॉलीडिप्सिया। अधिक भूख लगेगी, जिसे हम कहते हैं क्या? भूख का बढ़ना, पॉलीफेजिया। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्यास को लगना क्या कहते हैं? पॉलीडिप्सिया। ध्यान रखिएगा, पॉलीडिप्सिया। ओके, और ये जो भूख ज़्यादा लगती है इसको हम कहते हैं पॉली का मतलब ये होता है कोई चीज़ ज़्यादा होना। ठीक है, पॉलीफेजिया। ठीक है, पॉलीफेजिया। और सूजन संबंधी विकार को हम कहेंगे ओडिमा होना, ये भी कंडीशन देखने को मिल जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी नाड़ी संबंधी विकार हो जाते हैं। ग्लाइकोसूरिया होता है, जिसमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होने के कारण जब ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं हो पाता ग्लाइकोजन में, तब वो हमारे मूत्र के माध्यम से क्या होता है? बाहर सीक्रेट होने लगता है, निकलने लगता है। और इसका पता कैसे चलता है? जब हम उसकी जाँच कराते हैं तब। ठीक है, इसके अलावा भी डायबिटिक कोमा हो जाता है, नोट करते रहना।
बहुत बढ़ती है, मतलब लगती है तो बात हो ही गई। मतलब इस तरीके की सारी चीज़ें देखने को यहाँ मिल जाती हैं। किसमें? मधुमेह के लक्षण में। ये सारे मधुमेह के लक्षण हैं। व्यक्ति को बहुत भूख लगेगी, बहुत प्यास लगेगी, निर्जलीकरण हो जाएगा, डायबिटिक कोमा हो सकता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण ठीक से ना हो पाने के कारण मधुमेह की स्थिति में शरीर की ऊर्जा की पूर्ति हेतु ऑक्सीकरण बढ़ जाता है। किस चीज़ का बताना है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोज का, एक खनिज का। क्वेश्चन समझना, जब कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण ठीक से नहीं हो रहा है, मतलब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जो है ठीक से कार्बोहाइड्रेट का नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में क्या होता है, इनमें से ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जिसका ऑक्सीकरण बढ़ जाएगा? क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का काम है ऊर्जा देना। अब भाई कार्बोहाइड्रेट तो काम कर ही नहीं रहा है, ग्लूकोज काम कर ही नहीं पा रहा है, इंसुलिन की कमी है, ग्लूकोज तो वहीं ब्लड में नाच रहा है। ठीक है, तो अब आप उस समय क्या करोगे? भाई एनर्जी चाहिए बॉडी को काम करने के लिए, तो हमारा सबसे ज़्यादा मुख्य काम करेगा वसा। हालांकि प्रोटीन भी काम करता है उस समय एनर्जी देने का, लेकिन यहाँ पर मुख्य तत्व की हम बात करेंगे वो है वसा, क्योंकि डी ऑप्शन ऐसा कोई दिया नहीं है जिसमें आप एवा भी कर सको। इसलिए मेन ऑप्शन अगर पूछा जाए एनर्जी देने का काम कौन करेगा, वो करेगा वसा। ठीक है, मेन एनर्जी देने का कार्य करता है वसा। ध्यान रखिएगा, जब कार्बोहाइड्रेट का सही से ऑक्सीकरण यहाँ पर नहीं हो पाता है तब। अब यहाँ पर बात आनी चाहिए कि भाई कौन सी वसा हमें देनी चाहिए मधुमेह के रोगी के लिए। तो वो हमें जो वसा देनी चाहिए वो HDL वाली देनी चाहिए। HDL भी क्या होता है, बहुत जल्दी क्या है नहीं पचती है, थोड़ा टाइम लेती है, धीरे धीरे पचती है। ठीक है, तो यहाँ पर HDL वाली पर वसा देनी चाहिए, और लगभग कितनी देनी चाहिए? 50 टू 150 ग्राम तक दी जा सकती है। ठीक है, हालांकि ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, डॉक्टर बताएगा, हम आपको किताबी आंकड़ा थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, तो 50 टू 150 तक वसा देनी चाहिए। HDL जिसे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, इस वसा का यहाँ पर पाचन करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। वसा का ऑक्सीकरण तीव्रता से होने के कारण रक्त में जमा होने लगता है। ए है कोलेस्ट्रॉल, बी है कीटोन बॉडीज, सी है ग्लूकोज, डी है उपर्युक्त सभी। अब मैं यहाँ पर जो भी लाइन बोलूँ बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो आपके डायबिटीज़ का ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, गलत हो जाएगा। कौन सा वाला? डायबिटिक कोमा वाला। ये प्रश्न आप जानते होंगे मल्टीपल टाइम पूछा गया है, डायबिटिक कोमा। ठीक है, डायबिटिक कोमा जो है आपसे कई बार पूछा गया है प्रश्न। अब मैं इसकी ही बात करने जा रही हूँ यहाँ पर इस क्वेश्चन के माध्यम से। वसा जो होता है कब ऑक्सीकृत होता है? एनर्जी देने के लिए, जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट ठीक से काम नहीं कर पा रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब वसा का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। अब वसा का ऑक्सीकरण होता है यहाँ पर तेज़ी से, हमारे शरीर को उतनी आवश्यकता एनर्जी की होती नहीं है। ठीक है, अब वसा का आप जानते हो, हम वसा खाते हैं तो जो 1 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो उससे मात्र 4 कैलोरी मिलती है, और वसा का खाते हो तो 9 कैलोरी देता है। ठीक है, तो यहाँ पर वसा एनर्जी वैसे ही ज़्यादा देता है, तो इसका क्या होता है, डाइजेशन जब तेज़ी से होता है तो जो वसा होता है ना, वो किस में बदल जाता है? कीटोन के रूप में बदल जाता है। अच्छा, कीटोन क्या है? कीटोन भी एक ऊर्जादायक पदार्थ है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज ऊर्जादायक पदार्थ है, ऐसे ही वसा से जो ऊर्जा बनती है उसे हम कीटोन कहते हैं। ठीक है, जो ये कीटोन होती है ये बहुत ज़्यादा बनने लगती हैं। अब ये जब बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं तो क्या करते हैं, क्योंकि ये वसा के कण जैसे हो जाते हैं और ये हमारे रक्त में जगह जगह क्या होते हैं, बनने लगते हैं। रक्त में जगह जगह क्या होते हैं, इकट्ठे होने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब बहुत ज़्यादा हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं होती। एक नॉर्मल जो किसी व्यक्ति को ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये बहुत ऊर्जा देने लगता है। अब इतना ज़्यादा ऊर्जा शरीर तो उपयोग कर नहीं पाता है, तो ये कीटोन बॉडीज़ में क्या है, इसे पूरा बोलते हैं कीटोन बॉडीज़ में क्या होता है, कन्वर्ट होने लगता है, और ये हमारे शरीर में ही रक्त में क्या होते हैं, जमा होने लगते हैं। अब जानते हो रक्त में ये जमा होंगे तो क्या होगा, ब्लॉकेज होगा। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स होंगे उनमें ब्लॉकेज होगा। ब्लॉकेज क्या करते हैं, एक तरीके का हार्ट अटैक जैसी समस्या भी पैदा करते हैं। तो ये क्या करते हैं, व्यक्ति को कहाँ ले जाते हैं, डायबिटिक कोमा की ओर ले जाते हैं। व्यक्ति में बेहोशी आना, इस तरीके के लक्षण, डायबिटिक कोमा वाले लक्षण ये पैदा कर देता है ब्लॉकेज, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता है पूरी तरह से। ठीक है, तो ये याद मतलब समझने वाली चीज़ थी, मैंने समझा दी। तो वसा का ऑक्सीकरण तीव्रता से होने के कारण रक्त में क्या जमा होंगे, कीटोन बॉडीज़ यहाँ पर जमा होने लगेंगे। ठीक है, कीटोन बॉडीज़ क्या करते हैं, हमें ऊर्जा देने का काम करते हैं। किसके ऑक्सीडेशन से प्राप्त होता है, वसा के ऑक्सीडेशन से प्राप्त होता है। ओके, क्वेश्चन है 9, कीटोन बॉडीज़ होते हैं क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या ये सभी। अब आपको ये बताना है कि कीटोन बॉडीज़ होते कैसे हैं।
ओके, तो यहाँ पर बात करेंगे जो कीटोन बॉडीज़ होते हैं वो कैसे होते हैं, अम्लीय। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कीटोन बॉडीज़ बनते कहाँ हैं, तो ये भी यकृत में बनेंगे जहाँ पर ग्लूकोज स्टोर होता है। तो कीटोन बॉडी कहाँ बनते हैं, वो बनते हैं यकृत में। कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। अब ये क्योंकि अम्लीय है तो ये क्या करेंगे, शरीर के अंदर अम्लीयता बढ़ाने लगेंगे। शरीर में क्या करेंगे, ये अम्लीयता बढ़ाने लगेंगे। हर एक लाइन को समझते चलना, अम्लीयता को क्या करेंगे, ये बढ़ाने लगेंगे। अब क्या होगा, अम्लीयता बढ़ रही है, इसका मतलब कीटोन की मात्रा बढ़ रही है। क्योंकि अम्लीय है, मतलब सर्कुलेट नहीं हो पा रहे हैं, वो कण क्या है वहीं पर इकट्ठे हो रहे हैं, कीटोन की मात्रा अधिक हो रही है। और यही कंडीशन, अम्लीयता ही जो होता है मेन कारण होता है जो डायबिटिक कोमा की ओर ले जाता है। ठीक है, क्योंकि ये अगर अम्लीय ना हो तो ये कभी इतना एकत्रित ना हो पाए, और ये अम्लीय होने के कारण ये क्या होते हैं, वहाँ पर जमने लगते हैं, और यही हमें ले जाते हैं डायबिटिक कोमा की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, मधुमेह रोग के कारण है, ये है वंशानुगत, उम्र, मोटापा व लिंग। बी है मानसिक तनाव, इंसुलिन के स्राव में अनियमितता। सी है थायरोक्सिन, एड्रेनल, कॉर्टिकल तथा पीयूष से निकलने वाला हार्मोन। डी है निम्न में से सभी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपने देखो, ये सभी कारण हैं। जो डायबिटीज़ रोग होता है उसके ये सभी कारण हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, बात करें, एक सेकेंड। ओके, हाँ, तो ये सभी कारण हो जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप बात करो चाहे वंशानुगत रोग, वंशानुगत भी होते हैं, जैसे कि हम बताएं कैसे होगा। जैसे मान लो एक व्यक्ति है ये, अच्छा, वंशानुगत का ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे अगर पेरेंट्स को है तो हमें भी हो, लेकिन ये क्या होते हैं, कौन बन जाते हैं, कैरीज बन जाते हैं। कैरीज किसे कहते हैं, मतलब जो कैरीज होते हैं वो कौन होते हैं, डायबिटिक कैरियर किसे कहते हैं। जैसे कि मान लो ये है कोई व्यक्ति, ठीक है, मान लो ये हमारे पेरेंट्स हैं, इनको क्या है, डायबिटीज़, और सच में मेरी मदर को डायबिटिक है वो, ठीक है। अब इनको डायबिटिक है तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं भी डायबिटिक हूँ, ठीक है, मैं भी डायबिटिक हूँ, लेकिन ये पॉसिबल है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको ये समस्या भगवान ना करे हो, लेकिन हाँ ये पॉसिबल है कि ये पॉजिटिव थी, मतलब डायबिटीज़ पॉजिटिव थी, लेकिन मैं शायद नेगेटिव हो सकती हूँ, ठीक है, और ये पॉजिटिव हो सकता है मेरा बच्चा, या फिर हो सकता है कि मैं ये भी पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो, ये निगेटिव हो, लेकिन इसके बच्चे निगेटिव पॉजिटिव हो जाए, मतलब कैरीज बन जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हर पीढ़ी में देखने को मिले, लेकिन आगे की पीढ़ी में देखने को मिल जाता है, जिसे हम कहते हैं डायबिटिक कैरीज, ठीक है, या फिर डायबिटिक कैरियर्स भी बोलते हैं, ठीक है, जो मतलब ज़रूरी नहीं हर पीढ़ी में हो, लेकिन क्योंकि ये वंशानुगत होता है तो एक पीढ़ी में नहीं तो दूसरी पीढ़ी में ये लक्षण देखने को मिल सकते हैं, दूसरी में नहीं तो तीसरी में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ को मैं कोशिश कर रही हूँ आपकी क्लियर हो। उम्र तो सबसे ज़्यादा कारण होता है, एक तो 50-60 की उम्र में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, और अगर वंशानुगत होता है तो लगभग 40 वर्ष, ठीक है। अगर वंशानुगत रोग होगा तो आप मान लो 40 वर्ष से पहले ही मधुमेह हो जाता है, ठीक है। तो अगर 40 वर्ष से पहले आपको मधुमेह हो रहा है तो समझ लेना ये वंशानुगत रोग है, ठीक है। और सभी सही है, यहाँ पर सबकी बात हो गई। इसके अलावा यहाँ पर थायरोक्सिन ग्रंथि दे रखी है, एड्रेनल ग्रंथि दे रखी है, और कॉर्टिकल भी दे रखी है, पीयूष भी दे रखी है। फ्लोम ग्रंथि से तो आपको पता है इंसुलिन निकलता है, तो मतलब फ्लोम ग्रंथि पर अगर कोई प्रभाव पड़ता है तब भी आपको डायबिटीज़ हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हार्मोन वहीं से सीक्रेट हो रहा है, ओके। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। उसके अलावा एक होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, इसमें कोई प्रभाव पड़ेगा तब भी डायबिटीज़ होने का खतरा रहेगा। पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ये सारी ग्रंथियाँ जो है डायबिटिक की ओर ले जाती हैं, ठीक है। थायराइड ग्रंथि, मतलब इन चीज़ों में भी कोई प्रभाव पड़ सकता है, तो अभी कहीं ना कहीं डायबिटीज़ देखने को मिल सकती है, ओके, क्लियर हुआ। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी व्यक्ति को 40 वर्ष से पहले ही डायबिटीज़ हो जाए तो माना जाएगा ए वंशानुगत है, बी है उम्र है, सी है मोटापा है, डी है मानसिक तनाव। तो भाई कारण तो सभी है, लेकिन अभी हमने कहा वंशानुगत होगा तो 40 वर्ष से पहले ही हो जाएगा डायबिटीज़, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। शैशवावस्था में होने वाला मधुमेह होता है स्थायी, अस्थायी, सी है कुछ दिनों बाद होता ही ठीक, डी है सी और डी दोनों। तो शैशवावस्था में जो डायबिटीज़ हो जाता है बच्चों को डायबिटीज़, तो वो एक तो ध्यान रखिएगा कैसा होता है, अस्थायी प्रकृति का होता है। दूसरा जो अस्थायी है तो कुछ दिनों बाद सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा सही, सी होगा, मतलब डी होगा, सी और डी दोनों, सी और डी नहीं होगा, बी और सी, ठीक है। बी और सी कर लो, बी सी और बी कर लो, या फिर बी और सी कर लो, ठीक है, बी और सी, ओके। क्योंकि एक तो अस्थायी होता है, कुछ दिनों में सफाई ठीक हो जाता है। शैशवावस्था में ये जो रोग होता है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वही बात है 40 से 50 वर्ष,
50 से 60 वर्ष में जो है डायबिटीज़ ज़्यादा देखने को मिलता है। तो एज से भी इफेक्ट पड़ता है डायबिटीज़ का, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 13 है, मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर, 14 नवंबर, 14 अक्टूबर, 14 सितंबर। तो जो डायबिटीज़ दिवस होता है वो मनाया जाता है 14 नवंबर। क्यों मनाया जाता है? डायबिटीज़ के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। हमारे भारत में कहते हैं जितनी जनसंख्या है उसमें हर 5वें व्यक्ति को डायबिटीज़ है, ठीक है, हर चौथे या 5वें व्यक्ति को डायबिटीज़ है। अब आप कुछ लोग तो जो नए स्टूडेंट होंगे, नए कॉम्पिटिटर होंगे, वो इस बात को समझेंगे भी नहीं। जैसे अगर आप ओवरऑल गिनोगे जनसंख्या हमारे देश की कितनी है, 250 सवा 200 करोड़, तो उसमें क्या है मतलब आप हर 5वें व्यक्ति को अगर काउंट करोगे तो डायबिटीज़ निकल आएगा, ठीक है, ओके। क्वेश्चन 14 है, मधुमेह की राजधानी मानी जाती है अमेरिका, भारत, चीन या जापान? तो हमारे देश को कहते हैं, भारत को ही कहते हैं मधुमेह की राजधानी, क्योंकि यहाँ पर मधुमेह ज़्यादा देखने को मिलता है, डायबिटीज़ ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 15, मधुमेह के प्रकार हैं 1, 2, 3 या 4? तो इस क्वेश्चन को मैं आपको डाउट में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि भाई मेरी बुक में 2 प्रकार दिए हैं, वैसे मैंने कई जगह इसको पढ़ा है तो 3 प्रकार ही दिए हैं, ठीक है। तो एक, क्योंकि इसमें गर्भावस्था का जो डायबिटीज़ होता है उसको अलग से जोड़ लिया जाता है, इसलिए 3 हो जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है, मैंने देखा है कि एक डायबिटीज़ का प्रकार होता है, मतलब गर्भावस्था वाला होता है, एक और होता है कुपोषण वाला, ठीक है, मेल न्यूट्रिशन वाला जो होता है डायबिटीज़, वो वाला ऐड कर लिया जाता है। तो ये कई तरीके से कभी कभी 3 दे दिए जाते हैं, कभी मेरी बुक में फ़िलहाल 2 ही हैं, ठीक है। अब ये जो 2 मेरे पास हैं वो कौन कौन से हैं? तो एक तो हो जाता है, इसको कहते हैं जुवेनिल वन टाइप, वन सेट है, ठीक है, वन सेट टाइप हो गया, ठीक है, वन सेट टाइप हो गया, ओके। और दूसरा कौन सा होता है? मैच्योरिटी वन सेट टाइप, ठीक है, मैच्योरिटी वन सेट टाइप, ठीक है। ये 2 तरीके के जो होते हैं डायबिटीज़ माने जाते हैं, ठीक है। ये 2 तरीके के डायबिटीज़ यहाँ पर देखने को मिलते हैं मधुमेह के प्रकार में। क्वेश्चन है 16, 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों को होने वाला मधुमेह कहलाता है? ए है मैच्योरिटी वन सेट टाइप, बी है जुवेनाइल वन सेट टाइप, या सी है ए भाभी दोनों, या डी है केवल बी? तो यहाँ पर जो 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों को देखने को मिलता है वो होता है जुवेनाइल वन सेट टाइप, मतलब आंसर होगा कौन सा? डी ऑप्शन, केवल बी, ठीक है। इसमें होता है क्या है, इस मधुमेह के रोगी को क्या होता है? इंसुलिन पर निर्भर रहना पड़ता है। किस पर? इस पर क्या है, ये है इंसुलिन आधार, इंसुलिन बेस्ड, ठीक है। इसमें क्या है, इंसुलिन पर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। इंसुलिन पर क्या होता है? निर्भर रहना पड़ता है, किस पे? जुवेनाइल वन सेट में, ठीक है। इसमें क्या होता है? इंसुलिन पर निर्भर रहना पड़ता है, और 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों में ये देखा जाता है, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, कीटोन की अत्यधिक मात्रा हो जाने से बेहोशी होती है, जिसे कहा जाता है डायबिटीज़ बढ़ना। सी है डीपी है इंसुलिन की कमी होना, सी है डायबिटिक कोमा, डी है निम्न में से सभी। तो हमें पता है, हम तो बात कर ही चुके हैं इस पर, डायबिटिक कोमा इसको हम कहते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 है, मधुमेह रोग की तीव्रता में नाड़ी संबंधी विकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति में पागलपन या चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है। बी है विक्षिप्त व अंधापन देखने को मिलता है, सी है मूर्छा, डी है निम्न में से सभी। तो यहाँ पर जो होगा डी ऑप्शन सही होगा। जब नाड़ी संबंधी समस्याएं होती हैं, ठीक है, तो उसमें पागलपन, चिड़चिड़ापन, विक्षिप्ति, अंधापन तक देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं आँखों की, उनमें क्या होता है? अंधापन भी देखने को मिलता है, क्योंकि रक्त जो होता है बहने लगता है, ओके। विक्षिप्ति मतलब भाई बेशुद्ध हो जाना वाली चीज़ें, मूर्छा होना वो भी बेशुद्ध होने वाली चीज़ें, इस तरीके की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि डायबिटिक कोमा में ये सारी चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण न होने के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना कहलाता है। ए है पॉलीयूरिया, बी है ग्लाइकोसूरिया, सी है पॉलीडिप्सिया, डी है पॉलीफेजिया। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण नहीं हो पा रहा है, ठीक है, मतलब रूपांतरण नहीं हो पा रहा है, ग्लाइकोजन में ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ग्लाइकोसूरिया। पॉलीयूरिया क्या होता है? जब बार बार अधिक मात्रा में मूत्र का त्याग करते हैं, ठीक है, मूत्र का त्याग होता है, ठीक है, तो बार बार मूत्र का त्याग करना, उसको हम कहते हैं पॉलीयूरिया। और जब बार बार मूत्र त्याग करोगे तो क्या होगा? आपको लगेगी प्यास, ठीक है, तो क्या लगेगी? आपको लगेगी अधिक प्यास, जिसको कहते हैं पॉलीफेजिया, ठीक है। पॉलीफेजिया में क्या होगा? अधिक प्यास लगती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि निष्कासन हो रहा है ना जल का, तो इस वजह से क्या होगा? प्यास अधिक लगना, प्यास अधिक लगना।
अब बात आती है किसकी, पॉलीडिप्सिया। तो पॉलीडिप्सिया में अभी मैंने आपको शायद बताया था, जो पॉलीडिप्सिया होता है उसमें क्या होता है, अरे पॉलीडिप्सिया ही तो प्यास लगना हो गया, यहाँ पे पॉलीफेजिया भूख लगना, ठीक है, भूख लगना। ओके, थोड़ा सा लिखा सी पे है पॉलीडिप्सिया, देख मैं डी पे रही हूँ, ठीक है। तो पॉलीडिप्सिया जो है प्यास ज़्यादा लगता है, पॉलीफेजिया में भूख ज़्यादा लगती है, ये बता चुकी हूँ मैं आपको। पॉलीयूरिया में मूत्र का निष्कासन ज़्यादा होता है, ये वाली। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मधुमेह की स्थिति में मांसपेशियों का क्षय होने का कारण नए कोषों का निर्माण न हो पाना, बी है प्रोटीन का निर्माणात्मक कार्य गौण होना, सी है तंतुओं की टूट-फूट की मरम्मत ना हो पाना, डी है उपयुक्त सभी। तो मधुमेह की स्थिति में मांसपेशियों का क्षय भी होता है, ठीक है। मांसपेशियों का क्षय मतलब टूट-फूट मधुमेह में भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन क्या करता है, निर्माणात्मक कार्य करता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि प्रोटीन, मान लो आपके शरीर में वसा की भी कमी है, तो क्या है, प्रोटीन जो जमा हुआ होता है वो आपके शरीर में ऊर्जा देने का काम करने लगता है। अब जब प्रोटीन अपना जो मुख्य कार्य है, निर्माणात्मक कार्य नहीं कर पा रहा है, तो मतलब ये कार्य इसका गौण हो जाएगा, है ना। पहला कार्य क्या हो जाएगा, प्रथम कार्य इसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऊर्जा देना। तो यहाँ पर एक तो ये भी सही हो गया। फिर जब अपना जो मेन काम है निर्माणात्मक वो नहीं कर पाएगा, तो नए कोषों का निर्माण नहीं हो पाएगा, और नए कोषों का जब निर्माण नहीं होगा मतलब उसकी टूट-फूट की मरम्मत नहीं हो पा रही है। तो डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, और इसीलिए क्या हो जाता है, मांसपेशियों का क्षय होने लगता है, मांसपेशियाँ टूटने लगती हैं। ओके, क्लियर हो गया। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, मधुमेह, देखो डायबिटीज़ के सारे प्रश्न मैं लेकर आई हूँ। ओके, तो एक एक प्रश्न है, डायबिटीज़ आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा अलग से, बस इसी बात पे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मधुमेह की स्थिति पर त्वचा पर घाव हो जाता है, जिसे कहा जाता है डायबिटिक डर्मेटाइटिस, डायबिटिक विकार, या सी है डायबिटिक कर्वंकल, डी है उपयुक्त सभी। आपके आगामी जो भी एग्ज़ाम है उसमें मेरे हिसाब से ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न अभी शायद एक आध एग्जाम में पूछा गया और ये पूछा नहीं गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखने में। मधुमेह की स्थिति में त्वचा पर जो घाव हो जाते हैं, फोड़े फुंसे निकल आते हैं, उसे हम डायबिटिक कर्वंकल कहते हैं। आप जानते हो मधुमेह में जो भी समस्या होती है, क्योंकि WBC यहाँ पर काम करना, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो काम करना कम कर देती है। इस वजह से जो होता है कि घाव है, फुंसी है जो निकल आते हैं, वो जल्दी सही भी नहीं होते। और आपने देखा होगा डायबिटिक कोई व्यक्ति हो, और खासतौर से अगर उसकी एज ज़्यादा हो गई हो, तो डॉक्टर चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो कभी भी ऑपरेशन नहीं करता है। क्या नहीं करता, ऑपरेशन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि मधुमेह में जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो सही नहीं हो पाती है, और जिस वजह से क्या होता है, रोग प्रतिरोधक सही नहीं हो पाती क्षमता, जिस वजह से ऑपरेशन वगैरह ठीक नहीं हो पाता है। अपने आप मतलब जो होती है ना चोट-फेट जो सही करने की कंडीशन होती है, वो चीज़ नहीं हो पाती है यहाँ पर। ओके, तो इसको हम कहते हैं डायबिटिक कर्वंकल। तो ऑपरेशन जो होता है, बीच में हमारी बेटी आ गई, इस वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया अभी। क्वेश्चन है 22, रेटिनाइटिस में होने वाली समस्या है। ए है आंखों की रक्त कोशिकाओं से रक्तस्राव, बी है रेटिना का टूटना, सी है आंख पर सूजन, डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो होगा हमारा रेटिनाइटिस में क्या होता है, आंखों की रक्त कोशिकाओं से रक्तस्राव होने लगता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मधुमेह की स्थिति में घाव देरी से क्यों बढ़ता है। ए है ग्लूकोज का अधिक होना, बी है WBC की लड़ने की क्षमता में कमी, सी है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, डी है निम्नलिखित कोई नहीं। तो वो ग्लूकोज का तो ऑक्सीकरण हो ही नहीं पाता है, वो तो मूत्र के माध्यम से निकलता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही होगा, WBC की लड़ने की क्षमता जो होती है उसकी कमी हो जाती है। ओके, WBC की कमी हो जाती है, जिससे रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, कीटोन बॉडीज बनते अग्न्याशय में, आमाशय में, यकृत में या रक्त में। तो ये बनते कहाँ, यकृत में, ये बात मैंने बता दी थी आपको। क्वेश्चन नंबर 25 में, मधुमेह का उपचार किया जा सकता है। ए है आहार व व्यायाम द्वारा, बी है इंसुलिन के इंजेक्शन द्वारा, सी है खाने की दवाइयाँ देकर, डी है निम्न में से सही। तो मधुमेह का उपचार किया जा सकता है किससे, आहार द्वारा भी कर सकते हो भाई, आहार सही आहार लो, ठीक है। जो मैंने क्या बताया, वसा जो है आप वो वाली लो, हाई डेंसिटी वाली LDL जो होती है। इसी तरीके से जो आपकी कार्बोहाइड्रेट होती है वो भी जटिल लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट जटिल, क्योंकि वो भी धीरे धीरे पचे। बहुत ज़्यादा कौन सी वाली हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं इसमें डायबिटीज़ में, हम जो लास्ट वाली होती है कौन सी, एक तो मोनो होती है, दूसरी डाई, और तीसरी होती है पॉली। तो डायबिटीज़ जो आपको डायबिटीज़ होती है तो डॉक्टर किससे रिकमेंड करता है, पॉलीसेकेराइड को। क्यों, क्योंकि ये धीरे धीरे परिवर्तित होती है, पहले पॉली डाई में टूटेगा,
ठीक है, डाई में टूटेगा, उसके बाद मोनो में टूटेगा, तो एकदम रक्त में ग्लूकोज का स्तर आपका नहीं बढ़ेगा। तो पॉलीसैकेराइड वाले कार्बोहाइड्रेट आपको यहाँ पर दी जाती है, ठीक है, डायबिटीज़ में। तो ऐसे ही वसा भी जल्दी ना टूटे एकदम से, इसलिए कौन सी HCl देते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन के इंजेक्शन देकर और सीधे खाने की दवाइयाँ भी दी जाती हैं, तो डिओक्सिन यहाँ सही हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। रोगी की कैलोरी की मांग प्रभावित होती है उम्र व व्यवसाय से, लिंग व अवस्था से, क्रियाशीलता से, निम्न से सभी। तो भाई जो रोगी होता है उसकी कैलोरी की मांग उसकी उम्र से भी प्रभावित होती है, व्यवसाय वो काम क्या कर रहा है उससे भी प्रभावित होगी, लड़की है या लड़का है इससे भी प्रभावित होगा। ओके, और क्रियाशीलता भी प्रभावित होगी। अवस्था मतलब यहाँ पर हो गया कि व्यक्ति बढ़ती उम्र में, किशोरावस्था में, गर्भावस्था में, बच्चा है पेट में या दूध पिला रहा है, तो उस तरीके से कैलोरी आपको होगी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 27। मधुमेह में बिना मधुमेह वाली महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्त शर्करा स्तर विकसित होना कहलाता है। एक पूर्व मधुमेह भी है, प्री एक्लेम्पसिया, सी गर्भावस्था मधुमेह भी है, एक्लेम्पसिया। तो इसको हम कहते हैं पूर्व मधुमेह। पूर्व मधुमेह क्यों कहते हैं? देखो, बिना मधुमेह वाली महिला मतलब पहले मधुमेह नहीं है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान क्या हो गया, उसके शरीर में उच्च रक्त शर्करा हो गई, मतलब जैसे डायबिटीज़ में होता है, वो चीज़ कब हो गई, जब गर्भावस्था में थी, पहले उसे नहीं थी ये चीज़, तो उसको हम पूर्व मधुमेह कहते हैं, ठीक है। पूर्व मधुमेह जिसे हम जेस्टिनल डायबिटीज़ भी कहते हैं। अच्छा, शुगर का जो लेवल होता है या गर्भावस्था में शुगर बढ़ने का कोई एक कारण नहीं है कि डायबिटीज़ है इसीलिए बढ़ा। कभी कभी कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण भी गर्भावस्था में क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म। थायरॉयडिज्म आप जानते हो किसको कहते हैं, जब हमारे शरीर में हाइपरथायरॉयडिज्म किसे कहते हैं, जब थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा निकलने लगता है, ठीक है। थायरॉयडिज्म जो होता है हाइपरथायरॉयडिज्म, अगर ज़्यादा बहुत हो रहा है तब भी मूत्र में शर्करा निकलेगी। उसके अलावा मधुमेह के अलावा भी कोई बीमारी है तब भी मूत्र से शुगर जो होती है सीक्रेट निकलने लगती है, ठीक है, और उत्सर्जन होने लगता है। और एक समस्या होती है पेंटोसूरिया वाली कंडीशन आती है कभी कभी डायबिटीज़ में, तो उसमें भी क्या होता है, शुगर का लेवल जो होता है बढ़ जाता है। और एक होती है लैक्टोसूरिया, ठीक है, ये सारे लिख लेना, ये सारी कंडीशन जो होती हैं शुगर को बढ़ावा देती हैं, तो इनके कारण भी डायबिटीज़ हो सकती है, इनके कारण भी मतलब मूत्र में शुगर निकल सकती है। तो इसलिए यहाँ पर जांच करानी बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ वाली समस्या है कि इन कारणों की वजह से इनमें से कोई तत्व बढ़ा हुआ है जिस वजह से आपकी मतलब मूत्र से जो है शुगर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जांच करने वाली बात होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें प्री एक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया की, तो आपसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी जो हमारे क्लासेस हैं ये सारी पड़ी हुई है, यूट्यूब पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो ये वहाँ पर आप देख सकते हो, गर्भावस्था की जो विषाक्तताएँ होती हैं उसकी एक पड़ी हुई है प्ले लिस्ट, उसमें आप सारे क्वेश्चन इस टाइप के कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो गर्भकालीन विषाक्तता होती है दो तरीके की होती है, एक होती है तीव्र विषाक्तता, ठीक है, तीव्र विषाक्तता, दूसरा होता है कौन सा, दीर्घकालीन विषाक्तता। तो दीर्घकालीन विषाक्तता और तीव्र विषाक्तता दो तरीके की होती है, जिसमें तीव्र विषाक्तता जो होती है इसी के प्रकार होते हैं प्री एक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया। प्री एक्लेम्पसिया में आपको बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जैसे क्या होता है उच्च रक्तचाप, बीपी बढ़ना, या फिर क्या होता है किन्हें होता है, ये 30 वर्ष से अधिक की जो महिलाएं होती हैं उन्हें होती है। महिलाएं कैसी होंगी, कुपोषित होंगी, निर्धन होंगी, मोटी होंगी, अत्यधिक वजन वाली होंगी, और इनमें क्या होता है ओडिमा भी देखा जाता है, मतलब सूजन भी देखी जाती है, जरूरी नहीं वो मोटी हो उनके शरीर में सूजन भी दिखता है। लेकिन जो एक्लेम्पसिया होता है, ये तो मैंने बताया प्री एक्लेम्पसिया में चीज़ें होती हैं। जो एक्लेम्पसिया होती है, एक्लेम्पसिया में क्या होता है, जिनको गर्भावस्था से पहले ही ये सारी दिक्कतें हैं, कौन सी, प्री एक्लेम्पसिया वाली, भाई बीपी भी रहता है उनका हाई, हमेशा वो मोटी भी है, उनमें सूजन भी है, ठीक है, ओवरवेट है, बीपी हाई है, उल्टी वाली चीज़ें, मतलब बच्चा होने से पहले ही जिनमें ये चीज़ें रहती है, तो उसको हम एक्लेम्पसिया कहते हैं, ठीक है। तो ये इतना क्लियर हुआ, बढ़ते आगे। वैसे आप उसको देख लेंगे, अभी तो मैंने जल्दी में समझा दिया, तो वहाँ मैंने इसको डिटेल में समझाया। क्वेश्चन है 28। जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं गर्भावस्था में होती है, डायबिटीज़ की पूर्व अवस्था है, सी है गर्भावस्था के बाद होती है, डी है उपरोक्त सभी। तो अभी मैंने इसी की तो बात की थी, गर्भावस्था में होती है, वहाँ पर हिंदी में लिखा था, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है जेस्टेशनल डायबिटीज़, तो गर्भावस्था में ये होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, इस खाद्य पदार्थ से मधुमेह में परहेज करना चाहिए। ये है पत्ता गोभी, भी है शक्कर, सी है दूध, या डी है मक्खन। तो यहाँ पर आंसर होगा कौन सा, शक्कर वाला, ठीक है। शुगर हमें नहीं लेनी चाहिए, ओके। शुगर फ्री जो टैबलेट्स आती हैं, गोलियाँ आती हैं छोटी छोटी, उन्हें लेना चाहिए।
क्वेश्चन 30 है मधुमेह रोग का लक्षण ये भी हो सकता है। ए है कोमा, बी है एनीमिया, सी है कब्ज या डी है अकस्मात रतन में कमी। तो कोमा तो जो है मधुमेह रोग का की विपरीत कंडीशन है, ठीक है, जब ज़्यादा ही कंडीशन खराब होती है डायबिटीज़ में तब होता है जाती है। एनीमिया में नहीं, कब्ज भी नहीं, लेकिन अकस्मात अगर वजन में कमी हो रही है तो एकदम से वजन गिर रहा है तो आपको चेकअप कराना चाहिए, कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है अधिक अभिकथन है ए मधुमेह के आहार में जटिल कार्बोज ग्रहण करने की सलाह दी जाती है। कारण है जटिल कार्बोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। ए तथा आर दोनों सही है, ठीक है, रीजन आपने पढ़ लिया, जटिल कार्बोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। बी है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर की कोई व्याख्या नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ए और आर दोनों सही होगा। हमने क्या बताया, जटिल कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसका पाचन देरी से होता है, ये कौन सी होती है, पॉलीसेकेराइड की फॉर्म होती है, ठीक है। ए तथा आर दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे ओके। और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, वही धीरे धीरे काम करती है। क्वेश्चन 32 है अनियंत्रित मधुमेह के रोगी में होने वाले चयापचय संबंधी परिवर्तनों को सही करने लगाएं। ये है मूत्र में शुगर आना, बी है निर्जलीकरण, सी है रक्त में शुगर की मात्रा अधिक होना, या फिर डी है मूत्र रुक जाना, या डी है परिधीय परिसंचरणीय विफलता। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए, सबसे पहले जो समस्या होती है वो क्या होती है, यहाँ पर रक्त में शुगर जो की मात्रा जो होती है अधिक होती है। जब शुगर की मात्रा अधिक होती है तो क्या होता है, मूत्र में शुगर जाने लगता है। तो यहाँ पर ए हो जाएगा, एक सेकेंड, ए हो जाएगा, फिर मूत्र में शुगर की मात्रा, भाई शुगर ज़्यादा हुई तो मूत्र में शुगर आने लगेगा, ठीक है। तो ए हो गया, पहले कौन सा होगा, सी होगा, ओके, सी होगा, फिर कौन सा होगा, ए होगा, ओके। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सी और ए, अभी इसमें है सी ए और पहले, अच्छा अभी 3 में है सी ए। उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद क्या होगा, जब मूत्र में शुगर जाने लगेगी, मतलब बार बार मूत्र आएगा तो क्या होगा, निर्जलीकरण होगा। तो बी अभी किसमें दिया है, अच्छा 2 में अभी दिया है, अभी भी 2 में बी दिया हुआ है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ओके। तो बी और बी इसमें भी दिया हुआ है। अब बात आगे कर लेते हैं, इसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा ई पे दिया है कि परिधीय परिसंचरणीय विफलता होने लगेगी, ठीक है। परिधीय परिसंचरणीय मतलब जो हमारे परिसंचरण तंत्र है उसमें कहीं ना कहीं समस्या आ जाएगी, ओके। उसके बाद क्या होगा, सबसे लास्ट में यहाँ पर जो होने वाली समस्या होगी, मूत्र बिल्कुल रुक जाएगा, ठीक है, जैसे किडनी की समस्या में होता है, किडनी में भी सेम समस्या होती है, वहाँ पर भी क्या होगी, मूत्र रुकने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले क्या हो रहा है, रक्त में शुगर की मात्रा अधिक हो रही है, उसके बाद मूत्र में शुगर जाने लगता है, फिर निर्जलीकरण की समस्या होती है, प्यास लगती है बहुत ज़्यादा, फिर क्या होता है, परिसंचरणीय विफलता आती है, उसके बाद मूत्र रुक जाना, ओके। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। प्रकार 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस कहलाती है। ए है इंसुलिन आधारित डायबिटीज़ मेलाइटिस, बी है गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज़ मेलाइटिस, सी है कुपोषण संबंधी डायबिटीज़ मेलाइटिस, या डी है गर्भावस्था की डायबिटीज़। तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है हम उसको ये कहते हैं गैर इंसुलिन आधारित, मतलब ये इंसुलिन पर बेस्ड नहीं होती है, ठीक है, गैर इंसुलिन आधारित होती है। जो टाइप 1 होता है वो इंसुलिन पर बेस्ड होता है, ठीक है। क्वेश्चन 34 है HbA1c की वह मात्रा जिससे ऊपर मनुष्य मधुमेह से ग्रस्त माना जाता है, 6.2, 6.5, 6.8 या फिर 7.0। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन सही होगा, 6.5, ठीक है। ये है क्या, HbA1c, ये एक डायबिटीज़ को मापने का तरीका है, ठीक है, डायबिटीज़ को इस विधि से मापा जाता है, ब्लड टेस्ट करने का एक तरीका है और कुछ नहीं, ओके। क्वेश्चन है 35, एक मधुमेह के रोगी के भोजन में बहुत अधिक कार्बोज का नियंत्रण नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे निम्न हो सकता है। ए है कब्ज हो सकता है, बी है ग्लाइको यूरिया हो सकता है, सी है कीटोसिस हो सकता है, या स्टीएटोहरिया हो सकता है। तो ये क्या हो सकती है, कीटोसिस की समस्या हो सकती है, इसीलिए हम एकदम से क्या होता है, कार्बोज का नियंत्रण भी नहीं कर सकते, ठीक है, कीटोसिस की समस्या हो जाएगी, इसलिए हम कार्बोज का एकदम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा जो है, अगर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता तो बसा से एनर्जी लेने लगता है शरीर, और बसा जो होता है एकदम से एनर्जी देता है, जिससे क्या है कीटोन बॉडी से एकत्रित हो जाते हैं। इस वजह से हम कार्बोहाइड्रेट को एकदम बंद भी नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हमें ऊर्जा के लिए डायबिटीज़ में भी कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब शेयर और कमेंट अच्छे जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, देख सकते हैं, धन्यवाद।